शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दुरूद व सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। कहानी दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन पहुंची है आज थाना कैंट की हदूद में, मुल्तान में, जहां एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मुआशरे की अदम बर्दाश्त ने एक और ख़ूबसूरत इंसानी जान निगल ली। आखिर हमारी अदम बर्दाश्त और कितनी जाने लेगी। एक कहा जाता था कि ये मुआशरा वो ख़ूबसूरत मुआशरा है जहां हमसाये को माँ छाया कहा जाता था, लेकिन आज उसी हमसाये ने एक हमसाये की जान ले ली। तफसीलात क्या है जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाजरीन, कहा जाता है हमसाया माँ छाया होता है, और अगर हम अपने इस खूबसूरत मुआशरे की बात करें जिसकी बुनियाद इस्लाम पर है, तो एक दफ़ा का ज़िक्र है कि सहाबा कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारी तरबियत कर रहे थे और हमसाये के बारे में बात कर रहे थे, तो हमें डर लगा कि कहीं जितने हकूक़ बता दिए गए हैं तो विरासत में भी कहीं हक़ ना हो हमसाये का। तो हमसाया इतना करीबी है और एक हमसाये का दूसरे हमसाये पर इतने हकूक़ हैं, लेकिन आज मेरे इस माशरे को क्या हो गया कि एक हमसाया ही हमसाये का दुश्मन बन गया। हमसाया तो वो होता था कि जहाँ खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि एक घर में कोई इंतकाल हो जाता था तो 40-40 दिन तक किसी दूसरे घर में, जो कि कोई रिश्ता नहीं होता था, कोई नाता नहीं होता था, कोई ताल्लुक़ नहीं होता था, जो ताल्लुक़ था वो सिर्फ़ हमसाये के था और उसमें कोई खुशी नहीं मनाई जाती थी। लोग अपनी शादियों की डेट्स बढ़ा देते थे, वहाँ कोई टीवी नहीं चला सकता था। तो मेरा खूबसूरत मुआशरा ये था। इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो मुद्दई भी हैं इस केस के और मरने वाले के सगे भाई भी हैं। तो जानते हैं कि क्या सारा मामला था, ये क़यामत आखिर गुजरी तो कैसे गुजरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद याकूब शेरा मेरा नाम है। याकूब, क्या कहेंगे, क्या मामला था? आपका भाई? कोई मामला ही नहीं था। अच्छा भला वो अपनी ऑफिस से आया, ऑफिस से सीधा नमाज़ पढ़ने गया, नमाज़ पढ़ के बच्चों के लिए खाना लेने के लिए गया, तो वहाँ पे ये उसामा नामी बंदा आया है पीछे से। उसने वहीं सज्जी आलो की छुरी उठाई है, होटल आलो की। उसने उसका हाथ यूँ करके उसके दिल के ऊपर सीधा छुरी मारी है। एक छुरी मारी है, 2 मारी है, 3 मारी है, जिसकी वजह से वो 10 मिनट तड़पता रह गया, किसी ने नहीं उठाया। और फिर उसके बाद उसको भाई लेके गए, हमें इतला मिली, हम भागे, फिर हम उसको निश्तर लेके गए, रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा तफसील से इसके पस मंज़र में मैं जाना चाहूँगा, ताकि मुझे भी, मेरे नाज़रीन को भी और उन इदारों को ये समझने में आसानी हो कि आखिर मामलात क्या थे। कि जहाँ तक एक टीम इन्वेस्टिगेशन करती है जिसे पुलिस कहते हैं, वहीं जो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो जहाँ तक पता चलता है वो आपका हमसाया था मारने वाला। बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल आमने सामने। तो ऐसे क्या मामलात थे? कोई ख़ानदानी रंजिश थी? क्या ऐसा मामला था? कोई ख़ानदानी, कोई रंजिश नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। हम तो कोई उनसे बस सलाम दुआई थी, इसके अलावा कोई हमारा उनसे कोई मामलात ही नहीं थे आज तक ज़िंदगी में। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं सुलेमान कत्ल केस में, वो उनके बड़े भाई हैं, एक बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, तो उनसे जानते हैं आखिर ये सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ साहब, क्या कहेंगे, वो जो आपका छोटा भाई था, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब छोटे भाई होते हैं, बड़े भाई उनके लिए बाप की जगह होते हैं, तो आपने उसको पाला भी होगा क्योंकि आप बड़े हैं, तो कैसी उसकी ज़िंदगी गुजरी? कैसा था वो बचपन में? कैसी उसकी तालीम गुजरी जब तक वो जॉब पे? कैसा इंसान था वो? नहायत ही शरीफ आदमी था और बहुत ही ज़्यादा शरीफ आदमी था। एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शरीफ आदमी था। तो शराब, सारे भाई हम शरीफ हैं कोई तरह, मगर वो हमारे से भी ज़्यादा आगे था। कभी किसी को उसने दुख नहीं दिया, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी। इवन मोहल्ले की लाइट चली जानी, लोग बावडा को फ़ोन नहीं करते तो उसको फ़ोन करते थे, सलमान भाई ये मसला, जब तक वो बावडा वाले, इसका क्या नाम है, लाइट बहाल नहीं करके जाते थे, वो बैठा रहता था। इवन उनको चाय पानी बोतल वो प्रोवाइड करता था। इससे अंदाज़ा लगाएं कि लोगों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझता था। और मेरे साथ तो ऐसा था जैसे बेटा बाप के साथ होता है। तो ये क्या वाक़या हुआ, क्या मामला था ऐसा कि जिसकी वजह से? नहीं, मैं तो इस बात को जानता हूँ, एक हसद इंसान को खा जाती है। हसद ये थी कि ये क्यों तरक्की कर रहा है, हसद ये थी कि लोगों की सोशल वेलफेयर क्यों कर रहा है, हसद ये थी कि यार ये आगे क्यों जा रहा है, लोग इसकी इज़्ज़त क्यों करते हैं। और भाई उसकी इज़्ज़त करते उसके मालों से करते हैं, उसके कामों से इज़्ज़त करते हैं।
शक्लों से इज्जत नहीं लोग करते, लोग अमालों से, उसके किरदार से इज्जत करते हैं। और मैं तो यही गुजारिश है, हम तो यही गुजारिश करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से कि हमें फ़ौरन इंसाफ दिलाया जाए, हमारी और कोई इल्तिजा नहीं है। अच्छा, आज उसने हमारे भाई के साथ करा, कल वो किसी और के साथ करेगा। इस टाइम वो आदि मुजरिम बन गया है। अच्छा यूसुफ साहब, क्या कहेंगे जब ये मामला हो जाता है, आपके भाई इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो मामला आता है वो पुलिस का आता है, मतलब 15 की जाती है, तो किस पुलिस का रवैया आपके साथ किस तरीके बहुत से अच्छा, रहा? बहुत अच्छा। मतलब पुलिस ने- हमारे साथ फुल ताउन कर रही है, ठीक है, हमें कोई वो नहीं है पुलिस के उस पर, बहुत ताउन कर रही है पुलिस हमारे साथ। मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमात को फ़ौरन CPO साहब ने, सीनियर ऑफिसरान जितने भी थे उन्होंने फुल ताउन करा और उन्होंने फ़ौरन इकदाम उठाया, मतलब आपका फौरन मुलजिम अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट कर लिया। और आप मुतमईन हैं हम रियासत इस से इस वक्त? रियासत से इस टाइम इस बार तक मुतमईन है। आगे हमें रियासत से ये है कि इंसाफ हमें दिलवाया जाए, फ़ौरन कैफे किरदार तक उसको पहुँचाया जाए, जो उसका अंजाम है, जैसा करा उसने वो वैसा भरे। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि एक मज़लूम ख़ानदान सिर्फ़ और सिर्फ यही फरियाद करता है कि उसे इंसाफ दिलाया जाए। और अगर आप मुआशरे में अमन और सुकून चाहते हैं तो वो माशरा ही अमन और सुकून वाला मुआशरा हो सकता है कि जिसकी बुनियाद इंसाफ पर हो। देखते रहिए मुजरिम को। जी तो नाज़रीन, जब किसी शख्स की बात की जाए और एक खूबसूरत शख्स की बात की जाए तो उसकी गवाही उसका मोहल्ला देता है, उसकी गवाही उसके घर वाले देते हैं, तो फिर एक और जो कि दोस्त होते हैं और जो काम करने की जगह होती है, तो वो लोग भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा टाइम वो अपना उस जगह पे गुजारता है जहाँ वो काम करता है। तो सुलेमान के कुछ कुलीग्स मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर सुलेमान कैसा शख्स था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान साहब, क्या कहेंगे, जो जाने वाला है वो आपका कहीं ना कहीं दोस्त भी होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा टाइम होता है हाँ कि जी। जो लोग अपने कुलीग्स के साथ गुजारते हैं, तो जो बेहतर अच्छी आदत बुरी आदत सब कुछ जो कुलीग्स होते हैं, दोस्त होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो क्या कहेंगे सुलेमान के बारे में? सर सुलेमान तो माशाल्लाह एक बहुत ही अच्छा इंसान था। ना उसका किसी ऑफिस से किसी से लड़ाई झगड़ा था, ना किसी मोहल्लेदार से, बल्कि वो तो लोगों की सुलह सफाई करवाता था। हमें तो खुद समझ नहीं आ रहे उसके साथ इतना बड़ा सानिया कैसे हो गया है। बल्कि जब वो उसके से ये सामने हो, वो उस लड़के को कह रहा है, यार तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। पता नहीं उस लड़के को हसद था, बोझ था, हमें कुछ नहीं पता। उसने हमारे यहाँ गुलगश्त में एक मकान प्लाट मैंने लेके दिया था उसे, वहाँ घर बनाया है, बल्कि जुमेरात को उसका सारा सामान चला गया है, फ्रिज ऑन किया है, कहते मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। बस नसीब में हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि उसके साथ ऐसा वाक़या क्यों हुआ है और किस तरह हुआ है। बस उसके लिए दुआ मग़फ़िरत ही कर सकते हैं, अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे। जी तो नाज़रीन, सामा 100 बरस का पल की खबर नहीं, कि वो शख्स जो कि एक खूबसूरत इंसान था, जो मुआशरे में एक आसानियाँ पैदा करने वाला शख्स था, वही वहाँ अपने ख़ानदान के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहता था। एक खूबसूरत सा घर बनाया था और उसमें आज शिफ्ट होना था, लेकिन क्या पता था कि वो शिफ्ट कहीं और हो जाएगा। बेशक वो एक खूबसूरत जगह है, वो एक अच्छी जगह है, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, अगर बात की जाए जहाँ मुआशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है, वहाँ अगर देखा जाए तो एक बेहिसी का भी माहौल है। एक मुल्तान कैंट में वाक़या पेश आता है, सुलेमान कत्ल केस, जो कि दिन दिहाड़े से मुराद ये है कि जब ये कत्ल होता है तो उस वक्त जो कैंट बाज़ार है वो अपने अरूज पर होता है, वहाँ का जो रश होता है वो अपने अरूज पर होता है। और वो कैंट के दिल में वो जगह, जिस जगह पर वो होटल था, जिस जगह पर वो सब्जी बेची जा रही थी, जहाँ से वो अपने बच्चों के लिए खाना लेने गया था, तो वहाँ उसका दिन दिहाड़े सबके सामने एक पुररौनक जगह पे, पुरहजूम जगह पर कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन इस मुआशरे की बेहिसी, इस मुआशरे पे सवालिया निशान सबसे बड़ा कि रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं था। 10 से 15 मिनट लाश वहीं पड़ी रहती है, जब तक वो लाश नहीं थी। काश अगर फौरी तौर पर हम अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते तो एक कीमती इंसानी जान को बचाया जा सकता था। इस वक्त एक और भाई सुलेमान के मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर सारा वाक़या क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। बिलाल, क्या वाक़या हुआ, मतलब सारी ज़िंदगी जो कि एक पता चलता है कि आप लोग इसी मोहल्ले में रहे और जो मारने वाला शख्स है वो भी इसी मोहल्ले में रहा, तो क्या कभी कोई ऐसा झगड़ा हुआ, कोई मतलब जायदाद का तनाज़ा था, कोई रिश्तों का तनाज़ा था, क्या ऐसा मामला था जिसकी वजह से बात इस नौबत पर आ गई कि एक इंसानी जान चली गई?
ہوا ایسے کہ ہمارا جو بھائی تھا وہ انتہائی شریف النفس انسان تھا، اللہ اس کی بخشش فرمائے. آمین. پورا علاقہ، پورا ملتان اس کی گواہی دے سکتا ہے. یہ جو ظالم شخص جس نے اس کا قتل کیا، جس نے اس کو شہید کیا، اس سے تو 4 سے 5 سال سے اس نے سلام تک نہیں کیا. بھائی میرے نے اس سے کلام تک نہیں کرتا تھا، اس سے کوئی بات تک رنجش نہیں تھی؟ کرتا تھا. وہ کیا تھا؟ کوئی گرج تھا پرسنل؟ مطلب اگر ہم یہی بات لے کے چلیں کہ 4 سال سے کوئی وہ، تو کوئی ایسا کوئی رنجش تھی کیا سر تھا وجہ؟ رنجش ایسے تھی کہ بھائی میرا جو تھا وہ ایک گورنمنٹ ملازم تھا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ حسد تھا، ایک تکلیف تھی، دوسرا وہ سوشل ورک بہت تھا. ٹھیک ہے، اس کا بے لوث لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دسترخوان لگانا، لوگوں کے لیے کھانے پکوانا. اب سردیوں کا موسم ہے، اس نے سوپ کا دعوت کا ارینج کر لیا ڈیلی کے حساب سے. اگر کوئی دوست نہیں آیا اس کے گھر پہنچا کے آیا. ٹھیک ہے، فرائیڈے ہوا، نماز پڑھ کے آئے، نماز جمعہ کے بعد اس نے اس کا بھی دسترخوان لگایا، روک روک کے اس کو کھلایا. اب پتنی یہ تکلیف اس کو تھی، کیا کوئی ذاتی رنجش تھی، کسی نے اس کو اکسایا تھا، کیا تھا، ہمیں کچھ نہیں پتا. جی تو ناظرین، اس وقت میں اس ماں کے ساتھ ہوں جس نے ایک بچہ پیدا کیا، 37-38 سال اس کو پالا، جوان کیا، اور اس کے بعد اس کی خوشیاں دیکھی، اس کی شادی کی، اور پھر اس کا ایک بچہ دیکھا، اور پھر اس معاشرے کے ظلم نے اس سے اس کی وہ اولاد چھین لی. تو بہت مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پر ایک ماں سے بات کرنا، وہ الفاظ چننا کہ میں اس سے سوال کر سکوں. حالانکہ یہ سوال میں معاشرے سے کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ ہمارا معاشرہ اس حد تک ظالم کیوں ہو چکا ہے، یہ عدم برداشت آخر کتنی جانیں لے گا. کوشش کرتا ہوں کہ میں ان سے بات کر سکوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماں بس جی میں تو یہ چاہتی ہوں بیٹا میرے بچے کا انصاف دے دو میں، اور وہ ایسا کرو کہ کسی اور کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو. کیسا تھا آپ کا بیٹا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، اتنا فرمانبردار تھا، سب کا خیال رکھنے والا تھا، میرا بھی بہت خیال رکھتا تھا، سب بہن بھائیوں کا. کبھی اس نے اپنی بہن بھائیوں کو اپنے باپ کی یاد نہیں آنے دی. ایک اس کا بیٹا ہے، بیوی ہے. کتنے سال ہوئے تھے شادی کو؟ 10 سال. ایک بیٹا ہے اس کا. جی کیا وجہ لگتی ہے کہ کیوں یہ اتنا بڑا ظلم آپ کے پتہ ساتھ؟ نہیں، ہماری تو لڑائی بھی نہیں تھی کبھی، کچھ کسی سے وہ بھائی بندہ کی بیماری بھی ہو جاتی ہے، وہ بھی کبھی کسی سے نہیں تھی. پتہ نہیں کیا اللہ جانے اس کے دل میں کیا ظلم چڑھا جو اس نے اس کو شہید کر دیا. آپ بھی ایک خاتون ہیں، مرنے والے کی جو بیوہ ہیں وہ بھی ایک خاتون ہیں، اور اس وقت اس جو صوبے کی سب سے طاقتور شخصیت ہیں مریم نواز شریف، وہ بھی ایک خاتون ہیں. کیا اپیل کریں گی مریم نواز شریف سے؟ میں یہی کہہ رہی ہوں بھائی بس ہمیں نا انصاف دے دو، بس یہ میری نا دلی خواہش ہے، بھائی انصاف دے دو بس ہمیں. ہم کسی کے ساتھ ظلم جاستی نہیں کرنے چاہتے، جس نے ہمارے ساتھ کیا نا بس انصاف دے دو، اللہ بھی دے گا آپ بھی. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں ایک مظلوم ماں جس کی آہ کہتے ہیں کہ ساتوں آسمان کو چیرتی ہوئی جاتی ہے، آج وہ فریاد کرتی ہے، وہ اپیل کرتی ہے ریاست سے کہ خدارا انصاف دیا جائے. اور آج ایسی ماؤں کی فریاد نہ سنی گئی تو یہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا. دیکھتے رہیے مجرم کون. جی تو ناظرین، اس وقت سلیمان قتل کیس میں جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ سلیمان کے ایک اور بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے جانتے ہیں آخر یہ سارا معاملہ کیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عثمان. عثمان صاحب، مطلب آپ بڑے بھائی ہیں سلیمان کے؟ جی سلیمان مجھ سے چھوٹا بھائی تھا، ہم 6 بھائی ہیں. بڑے بھائی یوسف بھائی، عادل بھائی، میں عثمان، اس سے چھوٹا سلیمان. یہ ہمارا جگر کا ٹکڑا، یہ ظالم نے ہمارے ساتھ یہ کیا کر دیا، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. ہم تو ایسے لوگ ہی نہیں تھے، ہمارا تو کسی سے کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. ہمیں پریشانی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. ہم نے تو لوگوں کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کی. ہمارے والد صاحب سے لے کے ہم 6 بھائیوں نے ہر محلے دار کے ساتھ خیر خواہی، اس کے دکھ سکھ میں، اس کی ہیلپ میں، ہر بندے کے ساتھ ہم نے خیر خواہی کی. یہ ہمارے ساتھ کس چیز کا بغض اور حسد لے کے ہمارے بھائی کو یہ ظلم کیا ہمارے ساتھ. ہم بہت پریشان ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہمارا بھائی کہاں گیا. اور اتنی بے دردی سے اس عالم نے جو نا ہمارے بھائی کو چھریاں ماری ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں جیسے اس نے ہمارے ساتھ کیا ایسے ہی اس کے ساتھ ہو. ایسا ہوگا تو
इंसाफ भी होगा और दिलों को सुकून भी मिलेगा और आइंदा किसी को इबरत का निशान भी बन जाएगा कि कोई किसी के साथ ऐसा ना करे कि हमने क्या ऐसा हमने कर दिया किसी के साथ, क्या हमने किसी को बुरा कह दिया, कभी हमने किसी के घर के ऊपर निगाह रखी हो, किसी के माल पे निगाह रखी हो, किसी की इज़्ज़त पे निगाह रखी हो, या हमने किसी से कोई वो किया। हमने तो लोगों के साथ खैर खाई की। तो आपको क्या लगता है कि उसके जुर्म उसकी खैर खाही बनी? हमें तो लगता है, हम तो ये जानते हैं कि हमने लोगों के साथ हमेशा खैर खाई की है, ये उसके बदले में हमारे को सिला मिला है। ये सिला मिला है हमें कि लोगों के साथ दर्द करने का ये नतीजा मिलता है कि कभी जो ना वो उल्टा अजाब गले पड़ जाता है। हम इतने परेशान हैं कि हमें यकीन ही नहीं आता कि यार हमने किया क्या है। हमारा कोई जुर्म, हमारी कोई लड़ाई, हमारा किसी से कोई मामला नहीं है कि यार हम तो लोगों की जान बचाने के लिए जो ना हर टाइम जो ना एक दूसरे के साथ ताउन में लगे रहते हैं। खैर खाई, माली इमदाद भी वो हमारा भाई हम पूरे इलाके में मोहल्ले में हर बंदे के साथ करता था। हर बंदे की खिदमत, लोगों को खाने खिलाने, हर जुमे वाले दिन ये तमाम अहले मोहल्ला जानता है हमारा कि जुमा नमाज के बाद सबको इधर फ्रूट की दावत करता, सबको फ्रूट की, भाई जो नमाजी आया इधर पे जो ना ये फ्रूट खा के जाए, जो नमाजी जुमा पढ़ के आया इधर बैठे हमारे साथ जो ना ये फ्रूट खा के जाए, कि वो फलों की दावत करता था। अल्लाह उसकी दावत करे, आमीन। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। वो बेगुनाह रहता जो ना वो बिल्कुल खामोश हो गया अपना खाना लेने गया होटल से भाई के लिए, अम्मी के लिए कि आप बैठे मैं खाना लेके आ रहा हूँ। वो उधर गया, उधर से उन्होंने उसका ये साथ ही होटल है, उधर से जो ना उसकी छुरी उठाई है सज्जी वालों की और वो उसके सीने में मार दी, उसके सीधे हार्ट पे जाके लगी। वो देख रहे कि यार ये तुमने मेरे साथ क्या हो गया। किसी ने नहीं उसको बचाया, किसी होटल वाले ने नहीं बचाया, इतने होटल वाले खड़े हैं, किसी ने उस जालिम को नहीं पकड़ा, किसी ने कुछ नहीं कहा कि ये क्या हो गया। हम तो ये परेशान है कि हमारे साथ ये क्या हो गया। क्या अपील करेंगे रियासत से? हम तो अपील ये करते हैं सर कि देखें कि जो अल्लाह और अल्लाह के नबी का कानून है उनका बदला खून ही चाहिए हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे उसने हमारे भाई को मारा है, हम रियासत से यही अपील करते हैं, हम कैंट के रिहायशी हो के, ये हमारा कैरियर है, ये हमारा कैरियर है। कैंटोनमेंट बोर्ड में हमारी कभी किसी से लड़ाई हुई हो, मोहल्ले में हुई हो, कोई हमारी कोई एप्लीकेशन, कोई हमारा कोई थाने में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या हमारी किसी से भी कोई तू मैं भी नहीं हुई। हमें कैंट के अंदर हमारे साथ जो ना हमारे घर में ये हो गया। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि हम मुख्तलिफ केसेस करते हैं तो वजह अनात, कहीं जायदाद निकलती है, कहीं कोई रिश्ता का तनाज़ा होता है, कहीं कुछ मामला, लेकिन आज हम अपनी इस इखलाकी पस्ती पर गिर चुके हैं कि जो वजह बनी वो एक हसद बना, एक पर्सनल। क्योंकि जब एक मोहल्ले में रहते हैं तो जहाँ एक ताल्लुक़ होता है तो वहाँ एक हसद का अंसर, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल का निशान है इस मुआशरे का कि आज हमारी इखलाकी पस्ती इस हद तक गिर गई है। जी तो नाज़रीन इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो सुलेमान की बहन है, और बहन भाई का जो एक ताल्लुक़ होता है वो शायद किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे मुआशरे में, मेरे इस खूबसूरत मुआशरे में अगर कहा जाए कि सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है तो वो एक बहन भाई का होता है। तो उससे जानने की कोशिश करता हूँ कि वो उसका भाई कैसा था। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा भाई बहुत अच्छा था। हर बहन भाई को ऐसा लगता था कि उसका मुझसे ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ है, हालांकि उसका सबसे ही ऐसा ताल्लुक़ था। इतना हर बहन को फ़ोन करता था कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ है मुझे बताओ, और फौरी तौर पे पूरी करता था। उसे अगर हम कुछ काम कह देते थे ना, हमें फ़िक्र नहीं होती थी, वो पूरी करके देता था, हमें उसको फ़िक्र होती थी। अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस जगह दे। जैसे वो हमारा ख्याल रखता था, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, उसके बच्चे के लिए आसानियाँ पैदा करे। क्या लगता है आपको कि क्यों ये इतना बड़ा जुल्म आपके भाई के साथ हुआ? हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि क्या हुआ है हमारे साथ। कुछ जुल्म की वजह ही नहीं पता चल रही ना कि वजह क्या हुई है। किसी से तल्ख कलामी हो, कुछ हो तो इंसान को लगता है कि शायद उसने क्या कर दिया होगा। जब हमें पता चला, हमें तो पता ही ना कि कैसे हो गया, किसने मार दिया। हमारे साथ तो ये कैफियत हो गई कि हम समझ ही नहीं आया कि हमारी तो ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से लड़ाई झगड़ा, यानी कि तल्ख कलामी वाली बात भी नहीं थी जो हमारा शक जाए कि फलां बंदे ने किया होगा ये काम। जब सुना तो जान ही हमारी वो हो गई।
क्या अपील करेंगी रियासत से? अपील यही है कि इसका इंसाफ होना चाहिए, जो हमारे साथ हुआ है किसी और के साथ ऐसा ना हो। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं, अगर इस मुआशरे की बुनियाद है तो वो इस मुआशरे की जो बुनियाद रखी गई है वो रिश्तों पर रखी गई है। और उसकी खूबसूरती ये है कि जो बहन भाइयों से जब प्यार करती हैं तो उसके बदले में जो भाई होते हैं उनका हर वक्त ख्याल रखते हैं। हर त्यौहार पर, हर दुख में, हर खुशी में जो सबसे आगे खड़े होने वाली शख्सियत होती है वो भाई होती है। तो आज उस बहन का दुख, गम, मेरा ख्याल है कि जो इस मुआशरे के लोग होंगे वो अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो यहाँ मैं भी अपील करूँगा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से, IG पंजाब से, कि ये जो केस है इसको वाकई इस तरीके की करार, वाकई सज़ा मिले कि कोई भी शख्स इस किस्म का जुल्म करने का, इस किस्म की क़यामत ढाने का सोच ना सके। तो ये जो आपके भाई थे, एक मतलब नौकरी पेशा शख्स थे, मतलब वो अपनी नौकरी पर जाते थे, और जो कि इलाके में एक रूमर्स हैं लोग कि मतलब एक इंतहाई शरीफ आदमी था, किसी से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर ऐसी क्या वजह बनी शेरा कि मतलब जिसकी वजह से एक इंतहाई कदम किसी ने उठा लिया और वो भी कत्ल तक पहुंच गई बात? ये तो हम खुद इसी चीज़ को हम समझ ही नहीं आ रही है कि वो बंदा सुलेमान मेरा भाई, वो तो सिर्फ नमाज, ऑफिस, नमाज या घर, वो उसके 3 से 4 दोस्त होते थे जिनके साथ वो आधा पौना घंटा बैठता था। कोई किसी से उसकी ज़ाती रंजिश नहीं थी, कोई किसी से कोई उसके मामलात नहीं थे। वो अपने काम से काम रखता था। पूरा इलाका इस चीज़ की गवाही देगा कि उस जैसा शरीफ बंदा नहीं था। अच्छा, जब ये जिस दिन ये मामला होता है, जो भी ये उस दिन जिस दिन ये क़यामत आप पर गुजरी, तो उस दिन ऐसा क्या हुआ था? कोई तकरार हुई, कोई तल्ख कलामी हुई वो जो होटल पे? और जिस तरीके से जहाँ तक मुझे पता है कि वो होटल मेन कैंट मतलब इस शहर का दिल कहा जाता है, और उस दिल में भी वो जो जगह है जिस जगह पर ये वाक़या हुआ वो उस कैंट का दिल है, ठीक है? तो वहाँ ये वाक़या होता है जो कि पुरहजूम जगह है। तो क्या किसी ने रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की? किसी ने भी रेस्क्यू करने की नहीं कोशिश की। रेस्क्यू करी होता तो 10 मिनट ऐसा तड़प ना रहा होता। कोई ना कोई अल्लाह पाक उसका। क्या डिमांड करेंगे इदारों से, रियासत से? इदारों से, और मैं CCD से, CPO साहब, RPO साहब, इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अच्छा याकूब शेरा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। ऐसे मामलात में अक्सर देखने में आता है कि जहाँ एक बरादरीज़म हो, एक मोहल्लेदारी हो, तो लोगों का प्रेशर आ जाता है, एक इकट्ठ हो जाता है और लोग सुलह की बात करते हैं। क्या माफ़ किया जाएगा? सर, माफ़ किया जाने का तो वही नहीं है। जितना पूरा मोहल्ला है, जितने जो भी लोग आके यही कह रहे हैं कि यार इस बंदे ने शैतानी अमल किया, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये एक मज़लूम घराना जिसके साथ इतनी बड़ी क़यामत गुजरी कि एक जवान शख्स, मतलब 35-36 साल उम्र ही क्या होती है, कि जिसका सिर्फ अभी एक बच्चा है जो कि बिल्कुल अभी आप कह सकते हैं कि उसमें नहीं गुजरा कि वो अपनी माँ को संभाल सके। तो अगर बात की जाए कत्ल की, तो कत्ल कोई एक शख्स नहीं होता, वो बहुत सारे रिश्ते कत्ल हो जाते हैं। कहीं एक बेटा कत्ल हुआ होता है, तो कहीं एक शौहर कत्ल हुआ होता है, और दूसरा एक भाई भी होता है। तो कभी वो एक भाई का भाई होता है, तो कहीं बहन का भाई होता है, और फिर एक बेटे का बाप भी होता है। तो आज ये ख़ानदान सिर्फ़ और सिर्फ रियासत से यही अपील करता है, यही फरियाद करता है कि खुदारा इंसाफ दिया जाए, और इंसाफ भी वो इंसाफ कि जो फौरी दे दिया जाए। देखते रहिए मुजरिम। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि इस वक्त मैं इलाके में मौजूद हूँ और अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। तो एक शख्सियत जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, या मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो उनसे जानते हैं आखिर सुलेमान कत्ल केस में जो शख्स था सुलेमान, वो कैसा था। क्योंकि हर ज़बान ज़द आम यही है कि वो एक खूबसूरत शख्स था, वो एक लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला शख्स था। तो लोगों से ही जानते हैं क्या वाकई वो ऐसा था। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अख्तर रसूल फरीदी। अख्तर साहब, क्या कहेंगे कि ये जो एक सान्या जो गुजरा कैंट पर, जो कि कैंट की तारीख़ पर शायद एक स्याह धब्बा बन जाएगा, ये क्या था? भाईजान बहुत नफीस शख्स था, बहुत प्यारा आदमी था, और शायद हमारी कैंट की हिस्ट्री में कोई ऐसा अलमनाक वाक़या पेश नहीं आया जो सलमान वाला केस आया है। इसमें हर शख्स जो है ना वो आपदीदा है, और इस टाइम जो है वो जो बीत रही है वो तो उनके फैमिली पे बीत रही है, लेकिन हर गुज़रता, हर कैंट का रहायशी, हर शख्स जिसको ये बात पता लग रही है, तो वो जो आपदीदा होता है वो कहता है कि इतना बड़ा वाक़या रोनुमा हुआ है कि हम शायद सारी ज़िंदगी इस वाक़े को भुला भी ना पाएँ।
जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि अहला इलाका जो कि मतलब गारंटी दे रहे हैं उस शख्स की, मरने वाले की, कि वो एक इंतहाई शफीक इंसान था, लोगों के लिए आसानियां पैदा करने वाला इंसान था। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो थाना मुल्तान कैंट के ASP, के ये कहना गलत नहीं होगा, एक यंग ASP हलार चांडियो साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा अफसोसनाक वाक़या कैसे मुल्तान कैंट में, और वो भी भरे बाज़ार में हुआ। तो उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से रोही TV को टाइम दिया। अच्छा हलार, क्या कहेंगे कि एक ऐसे टाइम पे जब 9:30 बजे कि जब कैंट अपने अरूज पर होता है, मतलब पूरी रौनक और पूर हजूम, उस टाइम पे ये ऐसा अफसोसनाक वाक़या कैसे हो जाता है? बेसिकली मैं थोड़ा करेक्ट इसमें करता चलूँ कि 9:30 भी नहीं, ये 8:30 बजे का वक़्वा है बेसिकली। और वैसे वाकई रौनक की जगह है कैंट, और कोई ज़ाती रंजिश थी और अदम बर्दाश्त का एक मुझे ये मिसाल लगती है कि उसमें एक अदम बर्दाश्त और पेशेंस ना होने की वजह से एक छोटी सी ज़ाती रंजिश ही लग रही है। अभी तक जो तफ्तीश हमारे सामने आई है उसमें एक जवान आदमी को कत्ल कर दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी जुल्म की दास्तान है। अच्छा, एक तरफ तो एक आदमी कत्ल हो जाता है और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो एक मुआशरती बेहिसी का अंसर इस केस में नज़र आया कि वहाँ एक जवान आदमी, वो बिल्कुल जवान 36-37 साल एज होती क्या है, मतलब यंग आदमी, उसको कत्ल कर दिया जाता है। और एक ऐसी जगह पे जो कि बहुत पुरहजूम है, एक होटल है वहाँ, और वहाँ वो गिरता है लेकिन कोई उठाने वाला नहीं, और एक टाइम लगता है जिसकी वजह से उसको रेस्क्यू करने में आज वो जिंदा नहीं रहा। क्या कहेंगे इस सारे मामले को? इसमें जो अभी तक की हमारी तफ्तीश और जब अब तक हमने पाया है उसमें तो यही है कि उसमें जिस तरह वो वक़ुआ पेश आया है उसमें आम आवाम को जो थे भी सराउंडिंग्स में, उनको शायद मुदाखलत करने का शायद मौका ही नहीं मिला, उनको रिस्पांस टाइम ही नहीं मिला। इसके अलावा भी ये तो हम देखते रहते हैं अपने माशरे में कि अल्लाह माफ़ करे कोई डेथ हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मर्डर हो जाता है, तो वो डेड बॉडी रोड पे पड़ी रहती है और लोग वीडियोस बना रहे होते हैं या फ़ोटोज़ खींच रहे होते हैं बजाय इसके कि वो उठाएं, जो कि एक बहुत ही कंसर्निंग और वरिंग साइन है हमारे लिए एज अ नेशन भी, एज अ कौम भी। हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। एक इंसान की तल्ख कलामी हो कोई 5 दिन के पहले, 7 दिन पहले, हाँ वक्तन फ़वक्तन वो अपने ही एंड पे तड़ियाँ देता रहता था और धमकाता रहता था कि धमकाने की तड़ियों की क्या वजह? वो एक खाम खा की वो एक रंजिश, वो इस चीज़ की कि जेलसी, ठीक है, एक होती है प्रोफेशनल जेलसी। आपका वो एक जो मारने वाला है मुझे पता है वो एक कारोबारी शख्स था, ठीक है, और जो आपका भाई सुलेमान वो एक मतलब नौकरी पेशा आदमी जिसने सुबह अपनी नौकरी पे जाना है, शाम को वापस आना है, अपनी बीवी बच्चों के लिए एक ज़रिया मुआश का एक सबब बनाया। यही हमें नहीं समझ आ रही कि जब कोई उसका लिंक ही नहीं है, उससे दोस्ती नहीं है, उसका हम एज नहीं है, ठीक है, एज में भी डिफरेंस है, तो इसीलिए हमारी यही है कि हमें सिर्फ इंसाफ दिया जाए। क्या रियासत से अपील करेंगे? आप रियासत के एक फ़र्द हैं, आपके हकूक़ हैं, क्या रियासत से? देखें, हमारी जान चली गई है, हमारा भाई चला गया, उसका बच्चा यतीम हो गया, उसकी बेवा हो गई है। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह उनकी बेवा को हम रियासत से यही कहते हैं, हमें इंसाफ दिया जाए, हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। ये ना हो कि ये केस सालों फाइलों की नज़र हो जाए। ये जालिम है, आज इसने मेरे भाई को शहीद किया है, कल को ये किसी और को शहीद करेगा। ये मुजरिम बन चुका है, ये कातिल है। तो मैं रियासत पाकिस्तान से CM पंजाब वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा से स्पेशल तौर पर रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें इंसाफ दिया जाए, और कुछ नहीं कह सकते। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि कसूर सिर्फ इतना। अगर बात की जाए पंजाब की, जनूबी पंजाब की, तो हमारे ये जो मोहल्ले हैं, हमारा ये जो मुआशरा है, ये एक खूबसूरत मुआशरा कहलाया जाता था कि यहाँ लोग एक दूसरे से जुड़े होते थे, एक दूसरे के गम में, खुशियों में। लेकिन आखिर क्या वजह बनी, किस वजह पे, कौन सी वो जेलसी थी? क्या एक अच्छा काम करना, एक सोशल वर्क करना, किसी को ये बात भी बुरी लग सकती है कि वो मुझसे बेहतर क्यों है, क्यों कि ये जो घराने बिल्कुल आमने सामने रहते हैं। तो शायद इसको जो लोग थे वो बिल्कुल जैसे हम यहाँ इलाके में आए लोगों से बात की तो हर ज़बान ज़दे आम थी ये बात कि वो एक शरीफ आदमी था, वो किसी से कोई फजूल बात नहीं करता था। हाँ,
ضرور وہ لوگوں کے کام آتا تھا, لوگوں کو کھانے کھلاتا تھا, تو کیا کسی کو یہ بات بھی بری لگ سکتی ہے؟ کیا یہ وجہ بن سکتی ہے کسی کے قتل کی؟ تو یہ اس معاشرے پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو یہاں میں بھی ریاست پاکستان سے اور اسپیشلی مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ جو کہ اس وقت انصاف کا علم اٹھائے ہوئے ہیں, تو خدا را اس مظلوم خاندان کو انصاف دلایا جائے. اور پھر میں بار بار وہی بات کروں گا کہ انصاف وہ ہوتا ہے جو کہ فوری دلا دیا جائے. دیکھتے رہیے مجرم کون. جی تو ناظرین, سلیمان قتل کیس میں ان کی ایک اور بہن میرے ساتھ موجود ہیں. اگر بات کرتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی کیس کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسائڈ سٹوریز ہوتی ہیں, کوئی وجوہات ہوتی ہیں کہ کوئی لڑنے والا شخص تھا, کوئی جھگڑنے والا شخص تھا. لیکن اگر سلیمان قتل کیس کی بات کی جائے تو پورے علاقے نے گواہی دی کہ وہ شخص ایک پیار کرنے والا شخص تھا, وہ لوگوں کی ضرورت میں کام آنے والا شخص تھا, لوگوں کی مشکلوں میں آسانیاں پیدا کرنے والا شخص تھا. اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے خوبصورت معاشرے میں سے ایک ایسا خوبصورت شخص کیوں مار دیا گیا؟ تو ان کی بہن سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. کیسا تھا آپ کا بھائی؟ ہمارا بھائی بہت سافٹ کارنر تھا, وہ تو کسی بچے تک کو نہیں ڈانٹتا تھا, اتنا نرم دل بالکل. وہ تو والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد وہ ہمارے والد کی طرح ہمارے لیے تھا. چھوٹا ہونے کے باوجود بھی وہ بڑوں والے کام کرتا تھا. اس کی پرسنالٹی ایک ایسی تھی کہ وہ بہت لونگ اور بہت زیادہ اچھا سا انسان تھا. ہمیں ماں باپ کی کمی نہیں اس نے ہونے دی. باپ کی طرح سارے اس نے ہمارے فرائض پورے کیے ہیں, ہر چیز میں سب سے آگے, پورے محلے میں اتنا سب کے دکھ درد میں سب سے آگے شامل ہوتا. کیا اپیل کریں گے آج اپنے بھائی کے لیے, آج اس کے لیے انصاف کے لیے ریاست سے کیا اپیل کریں گے؟ ہمیں بس انصاف چاہیے. جس بے دردی سے اس نے ہمارے بھائی کو کیا ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ چھریاں ہمارے دلوں پہ چلی ہے. ہمارے دل ایسے اس کی بات کو یاد کر کے ہمارے دل سے ایسا درد اٹھتا ہے جیسے ہمیں لگ رہی ہے. وہ ہمیں اپنے بھائی کے لیے انصاف چاہیے, ورنہ ہم نہیں چاہتے کسی اور بہن سے اس کا بھائی اسی طرح جدا ہو. اس طرح معاشرے میں ایسے درندوں کو پھرنے دیا جائے گا تو وہ اور معاشرے کو خراب کریں گے. جس تکلیف سے ہم گزرے ہیں نا کوئی اور نہ گزرے. ہمارا بھائی نہیں واپس آ سکتا, لیکن ہم چاہتے ہیں, ہمیں انصاف چاہیے, معاشرہ ایسے گندے لوگوں سے پاک ہو جائے. جی تو ناظرین, جہاں اس مظلوم خاندان کی فریاد ہے وہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ایسے شخص جو کہ معاشرے کی ایک خوبصورتی ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے تو یہ معاشرہ برباد ہو جائے گا. تو یہاں ریاست کو اور ریاست کے ان اداروں کو جو کہ انصاف فراہم کرتے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے کیسز پہ فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے اور فوری طور پر اس خاندان کو انصاف دلایا جائے, تاکہ کوئی دوسرا شخص, ایسا شخص جو کہ چاہتا ہو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, جو لوگوں کے لیے پیار بانٹنا, تو وہ رک نہ جائے, تاکہ یہ میرا معاشرہ تباہ نہ ہو جائے. اچھا, میں الحال یہ پوچھنا چاہوں گا مطلب عوام کے لیے, اویئرنیس کے لیے, کہ کوئی ایک ایسا میسیج کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی واقعہ دوبارہ ہو, لیکن اگر کہیں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو عوام کا فرسٹ رسپانس کیا ہونا چاہیے, جو کہ دیکھنے والے ہوتے ہیں, جو اس وقت عینی شاہدین ہوتے ہیں؟ عوام کا فرسٹ رسپانس ایز انسانیت کے ناطے تو میں یہ کہوں گا, سب سے پہلے اگر کوئی انجرڈ ہے یا اس کو لائف تھریٹننگ انجریز ہیں تو اس کو سب سے پہلے ہمارے پاس ریسکیو 1122 ہے, آپ ریسکیو 1122 پہ کال کریں, اسی وقت آپ 15 پہ بھی کال کر دیں تاکہ پولیس جلد از جلد رسپونڈ کرے, ریسکیو آئے, وہاں سے اس کو کیری کرے, اس کا علاج کروا پائے, اور پھر پولیس ٹائملی وہاں پہنچ جائے. اگر آپ 15 پہ عوام کال کرے گی, پولیس وہاں ٹائملی رسپونڈ کرے گی, پھر وہ کرائم سین پہ پولیس کے لیے بڑی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اگر فوراً پولیس رسپونڈ کر دیا تو بڑا بہتر ہو جاتا ہے تفتیش کے لیے اور آگے مقدمے کے لیے بھی. اچھا, میں ایک اور پوچھنا چاہوں گا کہ ایک ایسا شخص قتل ہو جاتا ہے کہ جس کا اگر پورے علاقے میں بات کی جائے تو ایک بہت ہی پازیٹیو فیس تھا, مطلب ہر آنکھ اشک بار تھی. ہم نے ایک مطلب کینٹ کی تاریخ میں ایک بہت بڑا جنازہ دیکھا. پھر آج جب ہم وہاں پروگرام کرنے گئے تو مدعیوں میں وہاں پورا اہل علاقہ جمع تھے اور مطلب سراپا احتجاج تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں جب بھی ملزمان پولیس کی گرفت میں آئیں گے قرار واقعی سزا ملے گی؟ انشاءاللہ یہ ہم نے مدعیوں سے بھی, جو ہمارے مدعی ہیں اس مقدمے کے, ان سے بھی ہم نے یہ وعدہ کیا ہے, اور یہ ہمیں وعدہ کرنا نہیں چاہیے, تو ہمارا ویسے ہی فرض ہے. انشاءاللہ ہم اس کی بہترین تفتیش کریں گے, فلالیس تفتیش کریں گے, اور انشاءاللہ اس کو
پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اس کی. اچھا، جو ابتدائی تفتیش ہے کہ یہ جب معاملات یہ ہوا ہے تو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ بنی کہ ایک ایسے شخص کو جو کہ ایک بہترین انسان تھا، ہر آدمی اس کی تعریف کرتا نظر آتا ہے، اس کو کیوں قتل کر دیا؟ بظاہر کوئی اتنی بڑی یا اتنی کوئی خاص وجہ نہیں نظر آ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ کسی کو قتل کر دیں. ایک ذاتی رنجش، ایک ذاتی انا بھی اس میں تھوڑی بہت شامل ہے، ذاتی رنجش بھی ہے، اور ایک پرسنل ڈسپیوٹ ہے جس کی وجہ سے ایک جوان آدمی کا قتل ہوا ہے، جو کہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اے ایس پی ہلار چانڈیو میرے ساتھ موجود تھے اور وہ بہت پر امید اور پر یقین نظر آئے کہ جو بھی ملزمان ہیں انہیں گرفتار کر کے اور سخت سے سخت سزا دی جائے گی تاکہ وہ معاشرے میں ایک عبرت کا نشان بن سکیں. لیکن یہاں ساتھ ساتھ میں بھی اپنے معاشرے سے ایک سوال کروں گا کہ خدا را کہ یہ جو بڑھتا عدم برداشت ہے یہ کتنی اور جانے نکلے گا. ایک عام سی معمولی تکرار سے شروع ہونے والے کھیل ایک خونی کھیل پر ختم ہوتے ہیں تو کہاں ہماری تربیت میں کمی رہ گئی ہے. تو آج یہ ان تمام اداروں کو جو کہ ہماری یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، سکولز ہیں، ان کے اساتذہ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کہاں وہ تربیت میں کمی ہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اتنا زیادہ عدم برداشت کا شکار ہے. اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین اس ارض مقدس کو، اس پاک سرزمین کو امن کا، خوشیوں کا گہوارہ بنا دے. اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.